हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बायो सेवर्ट लॉ मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है आपके सिलेबस में, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। तो जैसे इस टॉपिक से क्लियर हो रहा है, हमारे पास एक सर्कुलर लूप है। लूप मतलब क्लोज लूप है और उसमें आई करंट फ्लो हो रही है। सपोज ये जो आपको एक सर्कुलर डिस्क दिख रहा है, इसका जो ऑरेंज पार्ट है इसको आप एक लूप की तरफ कंसीडर कर सकते हैं। तो इस लूप में आई करंट फ्लो हो रही है। तो उस आई करंट जो फ्लो हो रही है उसके कारण इसके एक्सिस पर, सपोज ये जो रॉड है ये इसका एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अलाउंग किसी पॉइंट पी पर हमने इस लूप पे जो आई करंट फ्लो हो रही है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। और आप जानते हैं जो सर्किल है, सर्कुलर लूप है, दैट मीन्स सिंपली सर्किल है। तो कोई भी सर्किल अपने एक्सिस के अलाउंग जो है सिमेट्रिक होता है। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायो सेवर्ट लॉ का यूज़ करेंगे। जो बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है इनटू ए करंट एलिमेंट। तो बायो सेवर्ट लॉ में हमने कोई भी आपके पास एक वायर है जिसमें हमने करंट थ्रू द वैल्यू ऑफ द करंट यानी एक स्मॉल डिस्टेंस उस वायर का एक स्मॉल पोर्शन हमने कंसिडर किया था। तो उस स्मॉल पोर्शन में जो करंट का मल्टीप्लिकेशन करके उसमें करंट लूप हमने डिफाइन किया था। तो इस करंट लूप के बाद आर डिस्टेंस पर जो एंगल थीटा पर है ओरिएंटेशन करंट लूप पी पॉइंट है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपके पी पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू करंट लूप वेक्टर। तो उसकी ओरिएंटेशन आर है और आर ओरिएंटेशन थीटा है और आर डिस्टेंस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की भी कैलकुलेट की इन केस ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। और इसी फॉर्मूले का या इसी बायो सेवर्ट लॉ का यूज़ करेंगे हम एक करंट लूप के लिए। तो सपोज इस करंट लूप में ए इसकी रेडियस है, बी इज द रेडियस ऑफ दिस करंट लूप, दिस इज ए, एंड आई करंट इस करंट लूप में फ्लो हो रही है। सपोज फ्लो है इस डायरेक्शन में और एक डीएल वेक्टर है हमने कैलकुलेट किया है। इसमें कट किया है एक जो लूप का जो सर्किफरेंस है सर्किल का, उसमें एक स्मॉल पोर्शन हमने स्मॉल वेरी स्मॉल एक डीएल लेंथ का और उसका जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन बेसिकली करंट की डायरेक्शन होगी। तो डीएल वेक्टर है तो एलिमेंट करंट एलिमेंट आपका आई इंटू डीएल होगा। इस करंट एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर, सपोज आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है और डिस्टेंस आर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेसिकली आर वेक्टर होगा। ये हम वेक्टर फॉर्म में इसको डिफाइन करेंगे, इसका ओरिएंटेशन भी डिफाइन करेगा। तो आर डिस्टेंस या आर वेक्टर आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर आप पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग दिस इज पी, दिस इज डी। अब एक्चुअल में इस लूप के कारण इंटेंसिटी या कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन क्या होगी वो भी हम डायरेक्शन को भी हम इसमें डिफाइन करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि जो डीएल वेक्टर है इसकी डायरेक्शन किधर को है और आर वेक्टर की डायरेक्शन किधर को है। तो सपोज ये आपके पास यही लूप है, एक्चुअल में ये फिगर है, ये टू डायमेंशन बोर्ड है, इसमें ये लूप इस डायरेक्शन में रखा गया है। तो जो डीएल वेक्टर होगा वो बेसिकली आपका ये वेक्टर डीएल होगा। करंट आपकी करंट जो है क्लॉकवाइज, तो जो डीएल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी होगी और इस बोल्ट के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो ये बेसिकली बोल्ट के परपेंडिकुलर होगी। तो हम अब कह सकते हैं जो डीएल वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू दिस बोल्ट और आर वेक्टर है ये इसी बोल्ट के प्लेन पर है। तो जो डीएल और आर जो वेक्टर है इनका जो प्लेन बनेगा, सपोज मैं शो कर रहा हूँ दिस इज आर वेक्टर एंड दिस इज डीएल वेक्टर। तो डीएल वेक्टर बेसिकली परपेंडिकुलर है और आर वेक्टर इसके अलाउंग है। तो डीएल और आर वेक्टर का जो प्लेन होगा वो बेसिकली इसका प्लेन होगा।
प्लेन के परपेंडिकुलर ही आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग। ये बायो-सेवर्ट लॉ में EB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई I EL क्रॉस R कैट अपॉन R स्क्वायर। सो बेसिकली इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो EL क्रॉस R वेक्टर होगी और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो DL और R वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो बेसिकली इसको शो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं जो DL वेक्टर है ये इस R वेक्टर के 90 एंगल। तो डायरेक्शन आई होप आपकी समझ में आ गई होगी कि DL की डायरेक्शन R की और DB की डायरेक्शन क्या है। सपोज ये DB जो है ये एक्सिस से सर्कुलर लूप है आपके पास, उसका जो एक्सिस है इससे सपोज अल्फा डायरेक्शन है, अल्फा एलिमेंट पर है, जो इस स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, बट इन एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखें सपोज ये सम एंगल अल्फा पर क्या है डायरेक्टेड है। तो ये कुछ हमने इसमें पैरामीटर सेट की जिनके बेस पर हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करते हैं। तो DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ 4 पाई आपके पास करंट एलिमेंट है I इनटू DL इनटू साइन थीटा इनटू साइन थीटा। तो थीटा जो एंगल है वो बेसिकली जो आपके पास पोजीशन वेक्टर R और जो DL वेक्टर है इनके बीच का एंगल है। और जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं जो DL और R वेक्टर है ये बेसिकली करंट सर्कुलर लूप के केस में परपेंडिकुलर है, या फिर समझ सकते हैं ये आपका R वेक्टर है और ये DL वेक्टर है। तो बेसिकली DL और R वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा परपेंडिकुलर होता है इन केस ऑफ सर्कुलर करंट लूप के केस। तो they are perpendicular, that is theta is perpendicular, theta is 90, so sin theta is equal to 1, so this sin theta की जगह पर this formula this is equal to 1 upon R square, the distance of a point P from the current element। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब हमें इस पॉइंट पर इस पूरे लूप के लिए स्मॉल पॉइंट के लिए चेक करेंगे। तो पूरे लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो इसका इंटीग्रेशन DB सिंपल मैथमेटिक्स, बट इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब हर एक लूप करंट एलिमेंट है। स्मॉल एलिमेंट सपोज हम एलिमेंट यहाँ पर चूज करते हैं तो इस एलिमेंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड बस डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी। यदि सेम डायरेक्शन में है तो हम क्या कर सकते हैं या फिर एक एलिमेंट देते हैं तो एवरी एलिमेंट के कारण एट एलिमेंट जो रैंडमली चूज कर सकते हैं एक प्रत्येक एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपकी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। इसको समझने के लिए हम जो रेडियस जो आपका डायमीटर है इसके जस्ट अपोजिट, इस जेल के जस्ट अपोजिट हम एक अनदर सेम मैग्नेट्यूड का करंट एक सेगमेंट लेते हैं जिसमें I करंट फ्लो हो रही है। तो जो करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी इस केस में वो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो करंट की डायरेक्शन में लेते हैं। तो इस केस में करंट जो है क्लॉकवाइज है, इस पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन इधर को है, इस केस में करंट डायरेक्शन इधर को है। तो दैट मीन्स इसके कारण पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसकी डायरेक्शन इससे डिफरेंट होगी, इससे डायरेक्शन डिफरेंट होगी जो इस वेक्टर R और DL वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम होगा, बट मैग्नीट्यूड में सेम होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड में I दोनों में करंट एलिमेंट सेम फ्लो हो रही है, DL सेगमेंट का जो लेंथ है वो सेम ही है, R भी सेम होगा क्योंकि सरफेस फ्रेम से एक्सिस के किसी पॉइंट पर यदि लाइन ड्रॉ करें तो वो सेम डिस्टेंस में होती है। इसको हम थोड़ा इसे समझ देते हैं। तो सर्किट इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो लेंथ मिलेगी वही लेंथ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मिलेगी। इस तरह सर्किट फ्रेम से किसी भी पॉइंट से हम एक फिक्स पॉइंट पर एक्सिस पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये सारी की सारी आपकी इक्वल होगी। तो दैट मीन्स इस केस में आर भी इक्वल होगा, इस केस में दैट मीन्स
इस डीएल और फर्स्ट डीएल और सेकंड डीएल सेकंड करंट एलिमेंट के कारण फ्री पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड होगा बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का, वो दोनों आपके इक्वल होगा बट डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए इस जो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है हम फिर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं और ये भी एंगल सेम अल्फा ही ड्रॉ करेगा एक्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस अल्फा ड्रॉ करेगा, लेकिन पहले के जस्ट डिफरेंट डायरेक्शन में आपको डीवी मिलेगा इस करंट एलिमेंट का, बट एक्स एक्सिस से ये सेम एंगल ड्रॉ करेगा क्योंकि बेसिकली एक्सिस के अलाउंग सिमेट्री है, किसी भी सर्कल सर्कल अपनी एक्सिस के अलाउंग सिमेट्री सेम होता है। तो ये अल्फा एंगल है तो ये भी आपको अल्फा एंगल ही मिलेगा। तो हम इन दो जो है इनके कारण जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम इसको रिजॉल्व करेंगे रिजॉल्विंग इनटू टू पार्ट, रिजॉल्विंग इनटू टू पार्ट। एक हम डीबी पैरेलल दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल टू द एक्सिस, दिस इज इक्वल टू डीबी ऑफ अल्फा। इसका मतलब जो फर्स्ट डीबी को रिजॉल्व करें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी डीबी कॉस अल्फा और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा दिस इज डीबी साइन अल्फा, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा दिस इज डीबी परपेंडिकुलर डीबी साइन अल्फा। ये फर्स्ट के कारण सिमिलरली सेकंड जो आपको डीबी मिल रहा है सेकंड एलिमेंट के कारण सेम साइन का, इसके कारण इसको भी हम क्या करेंगे अलोंग टू एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस में कन्वर्ट करेंगे। तो अलोंग टू एक्सिस में डिवाइड करें तो दिस इज कंपोनेंट अलोंग टू एक्सिस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डीबी cos अल्फा एंड दिस इज डीबी sin अल्फा, डीबी sin अल्फा। तो हम देख सकते हैं सेकंड पार्ट निकालना तो डीबी आपको मिल रहा है पैरेलल डीबी डीबी cos अल्फा एंड दिस इज डीबी परपेंडिकुलर डीबी sin अल्फा। ये परपेंडिकुलर पड़ेगा फर्स्ट गियर के कारण ये सेकंड गियर के कारण दोनों में सेम यूनिट यूज किए क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। बट आप एक चीज डायरेक्शन की जब बात करें तो जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इनकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है। तो इसका मतलब वर्टिकल जो कंपोनेंट्स है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये बेसिकली एड अप हो जाएंगे, बेसिकली क्या हो जाएगा एड अप हो जाएंगे। तो फाइनल जो आपका डीबी आएगा वो आपका डीबी cos अल्फा परपेंडिकुलर डीबी cos अल्फा प्लस डीबी cos अल्फा सपोज अभी के लिए, बट अभी हमने केवल दो ही कंसीडर किए। ऐसे नंबर ऑफ इसमें सेगमेंट है जिनको हमने जो है एलिमेंट की तरह हम यूज कर रहे हैं। तो सपोज नेक्स्ट हम डायमीटर लेते हैं इसके अपोजिट इन में दो एलिमेंट लेते हैं डीएल। इन एलिमेंट के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड भी डीबी होगा बट डिफरेंट डायरेक्शन में होगा इस पॉइंट के कारण और इस करंट एलिमेंट के कारण। उनको भी हम यदि रिजॉल्व करेंगे टू कंपोनेंट्स में परपेंडिकुलर एंड हॉरिजॉन्टल में तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका और इसका एक दूसरे के जस्ट अपोजिट मिलेगा। दैट मीन्स इसके भी वर्टिकल जो कंपोनेंट्स है या परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो बेसिकली ऐड अप हो जाएंगे। चीज क्लियर होगी। ऐसे ही हम कोई भी डीएल आप चूज करें दो अपोजिट पेयर आप चूज करें तो इन प्रत्येक अपोजिट पेयर के कारण जो यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन सब का जो हॉरिजॉन्टल या अलाउंग टू एक्सिस कंपोनेंट है उनके एडिशन ही मिल पाएगा। बाकी जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इस केस कैंसिल आउट कर देंगे फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होते रहेंगे क्योंकि डीएल जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो दैट मीन्स हम जो ऐड करेंगे ये हम इन फॉर्म ऑफ समेशन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं यदि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो उसका जो एडिशन है वो बेसिकली हम
समेशन के टर्म्स में करते हैं, और यदि वो डिसकंटिन्यूअस है तो हम एक नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन हम करते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो टोटल डीवी होगा वो इन सबका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स या अलोंग द एक्सिस है, इन सबका सर्विस इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ड्यू टू डिफरेंट डीएल, नंबर ऑफ डीएल, तो सारे डीएल को कंसीडर करें तो उन सब का क्या होगा, समेशन होगा, सॉरी इंटीग्रेशन होगा। अब हमारे पास फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पर ये होल करंट सर्कुलर करंट लूप जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है वो हम लोग मैथमेटिकली फाइंड आउट करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम that is B is equal to integration और dV की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में है, इक्वेशन नंबर 2, this is mu naught upon 4 pi I dl upon r square into cos alpha। अब इस सिचुएशन में हमें अल्फा एंगल अननोन है, r जो डिस्टेंस है वो भी आपके पास अननोन है। हमें जो इन्फॉर्मेशन है, हमें इन्फॉर्मेशन ए के टर्म्स में है कि ए रेडियस का आपके पास सर्कुलर लूप है, और उससे सॉरी एक चीज और एक्स डिस्टेंस पर हो गया, एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स इज डिस्टेंस ऑफ दी पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ लूप, सेंटर ऑफ लूप, इसको आप ऐड कर लें। तो हमें एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट ये सेंटर से है और आर रेडियस का सर्किल है, तो हम मैथमेटिकली जो फॉर्मुलेशन करते हैं उसमें हम ऐसे टर्म्स लाते हैं जो जनरली हमारे लिए नोन है। इस केस में अल्फा को हम रिप्लेस कर सकते हैं, यदि इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, दिस ट्रायंगल दैट मींस दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में दिस इज रेडियस, वो जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, दिस पॉइंट को सेंटर है, दिस इज पी, दिस इज सेंटर को सर्कमफ्रेंस जहाँ पर आपने डीएल लिया था ए एंड द पॉइंट बी, ये डिस्टेंस एक्स है, ए डिस्टेंस है और ये आर डिस्टेंस है, और दिस एंगल इज अल्फा। ये एंगल भी आपका क्या होगा, अल्फा एंगल होगा। यदि ये एंगल अल्फा है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, दिस एंगल इज अल्फा और ये आपका 90 है, तो दिस एंगल इज 90 एंगल है, तो दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा। डीबी और आर ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा 90 होगा, तो ये फिर आपका अल्फा हो जाएगा। फिर अगेन ये और ये आपके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो ये फिर 90 माइनस अल्फा, और ये 90 माइनस अल्फा है, 90 है, इसका अल्फा। तो ज्योमेट्री से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि डीबी की डायरेक्शन में अल्फा ले रही है, तो हमें अल्फा बेसिकली ये एंगल भी आपको जानते हैं अल्फा मिलेगा, दिस इज अल्फा। तो इस डायरेक्शन में cos अल्फा हम डिफाइन कर सकते हैं, cos अल्फा, दिस cos अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस केस में एंगल अल्फा है, यदि आपका बेस होगा a बाई 2 एंड हाइपोटेन्यूज दिस इज r, दिस इज r। तो हमारे पास फॉर्मूला है म्यू नॉट 4 पाई I dl अपॉन r into a बाई r, इसमें a बाई r, r स्क्वायर a बाई r। तो हम लिख सकते हैं इस r की प्रॉपर इस r के साथ, दिस इज r q एंड दिस इज into a। फिर इस r को भी हम जो नोन पैरामीटर है उनसे रिप्लेस करेंगे। इसी ट्रायंगल में हम देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर ट्रायंगल है जिसमें r जो है ये दो अदर साइड है, हाइपोटेन्यूज है, हम लिख सकते हैं r स्क्वायर या r इक्वल टू a स्क्वायर x स्क्वायर की पावर माइनस की पावर 1 बाई 2 की पावर 1 बाई 2, r क्यूब हो जाएगा आपका, r क्यूब इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3 बाई 2। इस r क्यूब को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3 बाई 2, दिस इज b।
अब इस फॉर्मूले में हम वो टर्म सेलेक्ट करेंगे जो बेसिकली कांस्टेंट है और उस टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हैं। तो म्यू नॉट आपका 12 रहेगा, 4 पाई आपका 12 रहेगा, आई आपका आगे 12 रहेगा। क्योंकि जब सर्कुलर डिस्क हमने फॉर्म की थी तो हमने उसमें एक्चुअली किया था कि आई करंट फ्लो हो रही है, इसी तरह स्टेडी करंट कोई वेरिएशन आएगा इनटू ए इसका रेडियस है, रेडियस आपका फिक्स होगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 3/2। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स भी कॉन्स्टेंट है क्योंकि हम सेंटर से फिक्स डिस्टेंस एक्स पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर कर रहे हैं। तो दैट मीन्स इंटीग्रेशन के अंदर ओनली डीएल हो जाएगा। तो ये आपके पास इसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आया है। अभी इंटीग्रेशन डीएल को हम देखें तो डीएल बेसिकली जो है वो स्मॉल करंट एलिमेंट्स हैं इस लूप के, और इन सभी डीएल को यदि हम एडअप कर लें इन फॉर्म सॉल्यूशन के इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट कर लें ओवर द सर्कुलर लूप, तो हमें क्या मिलेगा? द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कुलर करंट लूप। और सर्कमफेरेंस क्या होगा इस केस में? इस फॉर्म को देखें, दिस इज 2 पाई a is the radius of the circular loop, 2 पाई है। इस 2 पाई को हम यहाँ पुट कर देंगे तो b is equal to म्यू नॉट I a into 2 पाई a अपॉन 4 पाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो b is equal to रहेगा म्यू नॉट I a स्क्वायर 2 से 4 2 टाइम कैंसिल, I से पाई कैंसिल अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। ये बेसिकली हमारे पास फाइनल रिजल्ट मिल गया करंट कैरी सर्कुलर लूप के कारण उसके एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर टोटल करंट कैरी टोटल लूप के कारण द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, और ये अपने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये हमने मैग्नेटिक मैकेनिक्स में डिस्कस किया है। तो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इज द करंट, म्यू नॉट बेसिकली द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, आई इज द करंट है, ए इज द रेडियस है और एक्स जो जिस डिस्टेंस पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो दैन म्यू नॉट आई a स्क्वायर इन एम्पलीट्यूड हो गया x स्क्वायर की पावर 3/2 एंड द डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द x एक्सिस, क्योंकि जितने भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट थे वही डायरेक्शन में हमने इस वेक्टर को ओनली 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व किया, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक अलोंग द एक्सिस डायरेक्शन, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कह रहे हैं। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सारे कैंसिल आउट हो, तो केवल एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर्स हैं वही आपके ऐड होंगे। इसको जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी वो अलोंग द एक्सिस होगी, और अलोंग द एक्सिस को हम x डिस्टेंस से वो करेंगे, x डिस्टेंस से डिफाइन करना है। तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? x है, दैट मीन्स जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा वो अलोंग द एक्सिस होगा, जो वेरिएशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो अलोंग द एक्सिस होगा। तो ये केस था आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। क्या आपको क्लियर हो गया? इस केस में हम 2 केस डिफाइन करते हैं। अब इसके हम इन पैरामीटर्स ए और एक्स के बीच कैलकुलेशन, ए एक्स के वेरिएशन से हम कुछ और रिजल्ट्स एक करंट सर्कुलर करंट लूप के लिए हम निकालेंगे। Then intensity at the point is mu naught I a square upon 2a square plus x square to power 3/2। तो suppose हम लेते हैं if x is equal to 0, if x is equal to 0, this is case 1, इसको हम case 1 consider करते हैं। x is equal to 0, that means at the center of loop, at the center of loop, at the center of loop, that means B is equal to
म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस 0 टू पावर 3/2 एंड दिस इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a क्यूब एंड दिस इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 2a। दिस इज द 2a। तो ये बेसिकली एक्सिस के किसी पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमने इस फॉर्म से डिस्क्राइब की। जब सेंटर की बात करें तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू अपॉन आई, म्यू इंटू आई अपॉन 2a। यू नो आई इज द करंट जो इसमें फ्लो हो रही है और a इसका रेडियस है। दैट मीन जो सेंटर पर है वो मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो रेडियस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हम यदि सेम करंट लें और डिफरेंट लूप के लिए हम कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर के लिए कैलकुलेट करें, डिफरेंट लूप हम लें जिनकी रेडियस डिफरेंट है, तो जितनी ज़्यादा लार्ज रेडियस का आप लूप लोगे तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। बजाय हम क्या करें एक स्मॉल लूप लें लेकिन सेम करंट आई फ्लो हो रही है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लार्ज लूप के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम उससे ज़्यादा होगी। इसी का क्लियर होगी। इस फॉर्मूले को हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। इफ इसी केस में लेट्स म्यू नॉट म्यू एम इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, देन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप या लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। दिस इज ए लूप है, आई करंट फ्लो हो रही है, इस लूप का जो एरिया कवर किया है जैसे सपोज ए है तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा इसको आई इंटू ए। और इस केस में करंट आई है, ए जो एरिया है वो कितना एरिया ये कवर कर रहा है, तो इस लूप के केस में आई इंटू पाई ए स्क्वायर, क्योंकि ए रेडियस का हमारे पास लूप है तो आई इंटू आई पाई ए स्क्वायर म्यू एम। तो इस केस में हम आई की वैल्यू म्यू एन अपॉन पाई ए स्क्वायर रख सकते हैं। तो बी इज इक्वल टू हो गया म्यू अपॉन म्यू नॉट इंटू म्यू एन अपॉन 2 पाई ए क्यू, 2 पाई ए क्यू। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ एट द सेंटर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। सिंपल है कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आपको दिया है, उसमें करंट और इंफॉर्मेशन है कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ये इसी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के टर्म्स में है। एंड सेकंड, इफ सेकंड केस इफ x is greater than a, x is greater than a, that means हम क्या कर रहे हैं इस सेंटर से फार अवे डिस्टेंस पर लार्ज रिमार्केबल डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर कर रहे हैं। और मैथमेटिकली हम देखें जब जैसे जैसे एक्स को इंक्रीज करते जाएंगे एक फार अवे डिस्टेंस में, तो ये ए जो है मैथमेटिकली इस एक्स इज ग्रेटर देन ए, दैट मींस ए इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट हम ए को क्या कर सकते हैं नेग्लिजिबल कर सकते हैं। दैट मींस इफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, दैट मींस दिस फैक्टर ए स्क्वायर plus x square is approximately equal to x square, or then 3/2 also equal to 3/2। इसको हम इस इक्वेशन को पुट करते हैं तो then b is equal to म्यू नॉट i a square upon 2x to power this is 3। this is the formula magnetic field intensity at a large distance from the center, a point P which is a large distance from a center point। इसी का मतलब क्या है? और इसी को हम यदि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के टर्म्स में लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो मैग्नेटिक डाइपोल के केस में B is equal to म्यू नॉट अपॉन 2 तो आपका सेम रहेगा and I a square, in our concept I a square is equal to म्यू n upon pi, this म्यू n upon pi
ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है एट एक्स इज ग्रेटर देन ए एट ए इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किसी लूप का जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल। अब तो लास्ट केस को हम ये डिस्कस करेंगे, ये जनरल केस है। यहाँ पर तो आपके पास एक सिंगल कॉइल है, यदि आपके पास नंबर ऑफ कॉइल्स हो सेम रेडियस की, नंबर ऑफ लूप हो, इसको हम जनरली कॉइल कहते हैं। एक लूप हो गया, फिर सेकंड लूप, फिर थर्ड लूप, फिर थर्ड, फोर एंड सो ऑन। सपोज एन लूप्स है जिससे हम एक कॉइल बनाते हैं, तो आपके पास ऐसे एन लूप्स हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। यदि देयर आर द इफ n is the number of loop, या जिसको हम जनरली नंबर ऑफ टर्न ऑफ ए कॉइल कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न ऑफ ए कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न है। तो उस केस में यदि सबकी रेडियस सेम है, a रेडियस है, और सब में आई करंट फ्लो हो रही है, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी है, this is B for n loop के लिए, for n loop के लिए, this is n times that mu naught I a square upon 2a square plus x square by 3 ये तो आपके सिंगल लूप का n लूप में and this is equal to mu naught n I upon a square upon 2a square plus x square की पावर 3 by 2। ये आपके n लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है at पॉइंट B जो x डिस्टेंस से है लूप के सेंटर से, तो लूप से उनके सेंटर से। और यदि इसको हम इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट के टर्म्स में लिखें, डाइपोल मूवमेंट के टर्म्स में लिखें, तो डाइपोल मूवमेंट हमने भी सिंगल लूप के लिए लिखा, तो डाइपोल मूवमेंट भी सेम केस, सिंगल लूप के लिए म्यू एन इज इक्वल टू आई इनटू ए है, तो नंबर ऑफ टर्न यदि एन हो, तो डाइपोल मूवमेंट भी सिंपल एन से मल्टीप्लाई होता है, तो दैट मीन्स आई, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं I n I is equal to mu m upon area, एरिया आपका पाई a स्क्वायर। इसी जो हम पिकअप कर सकते हैं इन डाइपोल मल्टीप्लिकेशन, mu नॉट n I के ऊपर mu m अपॉन पाई a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई आपको यहाँ डिफाइन होगा 2 पाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3 by 2। बेसिकली इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। यदि आपके पास n नंबर ऑफ लूप्स हैं या n नंबर ऑफ टर्न है फॉर ए कॉइल के, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पर। तो इस टॉपिक में हमने एक्सिस पर, लूप के कारण एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की डिफरेंट कंडीशन को हमने कंसीडर किया। एक लास्ट जो आपको क्लियर करना है, यदि हम दो कंडीशन में लिखें x एट ए सेंटर और x इज फार अवे फ्रॉम द सेंटर, यदि हम x एट द सेंटर लिखते हैं तो इस कंडीशन को हम एक लार्ज लूप भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लार्ज लूप। और यदि x इज फार अवे फ्रॉम द सेंटर, दिस इज ए स्मॉल लूप। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर के केस में डिस्कस किया था, तो इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर के से हमने r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाली थी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यदि ये जो डिस्टेंस है, यदि ये इसके नियर से नियर बाई है, टेंड्स टू 0 है, तो इस पॉइंट के लिए ये जो वायर है ये इन्फाइनाइट लॉन्ग होगी, क्योंकि इस पॉइंट से इसके ईंट आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते हैं तो आपको ईंट विजुअल हो जाते हैं और आपको ये वायर एक फाइनाइट लेंथ की दिखती है। तो वही कंसेप्ट बेसिकली कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट है। तो यदि हम किसी वायर के से सबसे से नियर बाई पॉइंट पर कंसीडर कर रहे हैं, उस केस में हम वायर को इन्फाइनाइट लॉन्ग कंसीडर करते हैं। इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर दैट मीन्स नियर से नियर पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। सेम केस, और यदि फाइनाइट वायर है दैट मीन्स एक रिमार्केबल डिस्टेंस पर, जहाँ पर उसकी लेंथ और ये डिस्टेंस में एक रिलेशनशिप। वैसे हम सेम केस में हमारे पास जो लूप है, यदि लूप इस पॉइंट P में लेते हैं तो हम जैसे जैसे नज़दीक जाते रहेंगे तो हमें ये जो लूप है ये बेसिकली इन्फाइनाइट रेडियस से मिलता है, क्योंकि रेडियस ये डिस्टेंस जो है x डिस्टेंस रेडियस के रिस्पेक्ट में मिनिमम होती रहेगी, नेग्लिजिबल होती रहेगी। तो हमें रेडियस जो है वो आपको लार्ज रेडियस मिलेगा,
तो डेट मीन्स सेंटर पॉइंट पर, सेंटर के नियर बाय जितने भी पॉइंट है उस केस के लिए ये आपके लिए लार्ज कॉइल की प्रॉब्लम है। कॉइल का सेम साइज है, केवल एक कंसेप्ट है, और जैसे जैसे इस पॉइंट से हम दूर जाते रहेंगे तो ये डिस्टेंस इंक्रीज होती रहेगी, रेडियस इसके रिस्पेक्ट में नेग्जिबल होता रहेगा, और रेडियस नेग्जिबल होता रहेगा, दैट मीन्स ये हमारे लिए एक स्मॉल लूप होगा। तो जब हम इन दो कंडीशन को लेते हैं x इज इक्वल टू 0, इस कंडीशन को हम एक अनदर टर्म्स में कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लार्ज सर्कुलर लूप, दैट मीन्स हमें कॉइल के सेंटर में निकालना है, या नियर बाई सेंटर कैलकुलेट करना है। और जब हम कहते हैं x इज ग्रेटर देन u, दैट मीन्स ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल कॉइल। स्मॉल कॉइल दैट मीन्स जो टेस्ट पॉइंट है वो रेडियस के कंपेयर में लार्ज डिस्टेंस पर, तो उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट हम रेडियस को नेग्जिबल कर सकते हैं। ये बेसिकली कंसेप्ट है। तो इस टॉपिक में हमने कवर किया मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट सर्कुलर लूप। नेक्स्ट टॉपिक में इस फॉर्मूले को हम एक्सटेंड करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए, जहाँ से हम हेल्महोल्ट्ज कॉइल का कंसेप्ट समझेंगे। ओके, थैंक यू।